तो दोस्तों, जंगल के अंदर मोर नाचा किसने देखा, लेकिन जंगल के अंदर चोर नाचा सबने देखा। और अगर चोर जो है वो भागकर पड़ोस के जंगल में छुप जाए तो दोनों जंगलों के जो शेर हैं वो संधि कर लेते हैं। विजय माल्या के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कब तक विजय माल्या को भारत को सौंपा जा सकता है यूके की गवर्नमेंट के द्वारा, और कब तक उससे आपका और हमारा हड़पा हुआ पैसा, लूटा हुआ पैसा निकाला जा सकता है भारत सरकार के द्वारा, दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों, यूके की एक हाई कोर्ट ने विजय माल्या की एक अर्जी को खारिज कर दिया है। क्या था उस अर्जी में? भाई साहब जो थे यूके की सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते थे। क्यों जाना चाहते थे? क्योंकि यूके की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ डिसीजन दिया था। क्या था वो डिसीजन? कि विजय माल्या को भारत को प्रत्यर्पित कर दिया जाए, यानी उसका एक्स्ट्रेडिशन जो है वो भारत को कर दिया जाए। तो इसके खिलाफ भाई साहब जो थे वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे यूके की, लेकिन हाई कोर्ट ने कह दिया यू कांट। लेकिन इस आने वाली बारिश का अंदाजा माल्या को पहले ही लग चुका था। कैसे? तो भाई साहब ट्वीट कर चुके थे जजमेंट आउट होने से पहले ही कि भारत सरकार को रिलीफ पैकेज की बधाई, जब मैं पूरा पैसा देने को तैयार हूं स्टेट ओन्ड बैंक्स का, तो ले लो ना प्लीज। लेकिन कोर्ट का जो डिसीजन था वो बारिश के रूप में नहीं, ओलो के रूप में पड़ा था। लेकिन अब इस हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद क्या होगा? तो भाई भारत और यूके के बीच में जो एक्स्ट्रेडिशन की ट्रीटी है उसके अनुसार जाते हुए यूके के जो होम ऑफिस मिनिस्टर हैं प्रीति पटेल जी, वो अब कोर्ट के इस डिसीजन को सर्टिफाई करेंगे, यानी कि विजय माल्या के एक्स्ट्रेडिशन को सर्टिफाई किया जाएगा होम ऑफिस मिनिस्टर के द्वारा। वो भी अगले 28 दिनों के अंदर, यानी कि अगले 30 दिनों के अंदर जो चूहा है वो बिल से निकलकर पिंजरे में आ सकता है। पर माल्या ने आखिर ऐसा किया क्या था? ज्यादा कुछ नहीं, 9-10 हजार करोड़ रुपए डकार कर भाग गया था। किसके पैसे थे? पब्लिक सेक्टर बैंक्स के। उसमें किसके पैसे होते हैं? आपके और हमारे पैसे। ये पैसे कैसे चुराए गए ये मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन मोदी सरकार माल्या के प्रत्यर्पण तक पिछले 3-4 साल में कैसे पहुंची है वो पहले बताता हूं। 2 मार्च 2016 को विजय माल्या भारत छोड़कर भाग जाता है और 9 फरवरी 2017 को भारत सरकार जो है वह यूके की गवर्नमेंट से उसके एक्स्ट्रेडिशन की रिक्वेस्ट करती है। 15 जून 2017 को ईडी जो है वो 57 पेजों की एक चार्जशीट फाइल करती है माल्या के खिलाफ 900 करोड़ के आईडीबीआई घोटाले पर। मार्च 2018 में यूनियन लॉ मिनिस्टर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल 2017 को अप्रूव कर देती है ताकि फ्यूचर में कोई विजय माल्या बनने की हिम्मत ना करे। और मई 2018 में विजय माल्या यूके की कोर्ट में लॉ सूट हार जाते हैं जो फाइल किया था इंडियन बैंक्स ने 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का। सितंबर 2018 में माल्या जी जो हैं वो सेटलमेंट की बातें करने लग जाते हैं। कहते हैं कि भारत सरकार से उन्होंने इस बारे में बात की है और जाने से पहले भारत से वो अरुण जेटली से भी मिले थे। दिसंबर 2018 में माल्या का फिर से बयान आता है कि भाई मैंने कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने सेटलमेंट की पेशकश की है, मीडिया वालों उसको भी दिखा लो। और दिसंबर 2018 में ही ईडी और सीबीआई की एक स्पेशल टीम को भारत सरकार के द्वारा लंदन भेज दिया जाता है। क्यों? ताकि वो माल्या के खिलाफ कोर्ट में पेश हो सके वहां पर और उसका एक्स्ट्रेडिशन का प्रोसेस जो है उसको जल्दी से जल्दी कर सके। लेकिन ये जो 2018 का दिसंबर था ये माल्या के लिए रोज नई अमावस की रात लेकर आ रहा था। दिसंबर 2018 में ही यूके की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया माल्या के खिलाफ कि माल्या को भारत को प्रत्यर्पित, यानी एक्स्ट्रेडिशन उसका भारत को कर दिया जाए। जनवरी 2019 में विजय माल्या को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित कर दिया जाता है नए बने कानून के अनुसार। इसका मतलब यह होता है कि अब उसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो जब्त की जा सकती हैं। और जनवरी 2019 में ही स्विस गवर्नमेंट उसके स्विस बैंक्स के जो खाते हैं उनकी जानकारी भारत सरकार को देने की बात करती है। फरवरी 2019 में माल्या के एक्स्ट्रेडिशन को यूके की गवर्नमेंट कोर्ट के डिसीजन के बाद अप्रूव कर देती है, जिसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में जाता है। फिर अप्रैल 2019 में माल्या खुद को भारत को प्रत्यर्पण के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर देता है और हाई कोर्ट उसे खारिज कर देती है। माल्या ऐसी 5 अपील कर सकता था और इसके बाद भारत अपनी एक स्पेशल टीम भेज देता है माल्या के खिलाफ उसकी दूसरी अपील से पहले। जुलाई 2019 में यूके की जो हाई कोर्ट होती है वो माल्या के खिलाफ जो फैसले हैं वो 2020 फरवरी तक टाल देती है। अब अप्रैल 2020 में यूके की हाई कोर्ट जो है वो माल्या की जितनी भी अपील थी इस प्रत्यर्पण के खिलाफ वो सारी खारिज कर देती है। उसके बाद माल्या कहता है कि भाई मैं तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। तो मई 2020 में जो यूके की हाई कोर्ट है उसने कह दिया ना बेटा तुम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, अब तो जो दुल्हन है वो डोली में बैठेगी और घर जाएगी।
और इस भालू ने जितना शहद लूटा था उसमें से कुछ वसूल भी किया गया है नहीं। तो भाई का जहाज हड़प लिया गया है, लंदन के घर को हड़पने के पीछे पड़ गए हैं। यूके की कोर्ट ने इसकी सारी महंगी कार बेचने को कह दिया है। 600 करोड़ का जो यॉट है वो सीज कर लिया गया है और ईडी माल्या के अनप्लेज्ड 4000 करोड़ के शेयर बेचने की बात ले आया है। लेकिन इस सब को क्या पैसा वसूलना कहा जा सकता है, या ये सब करके कुछ पैसा वसूला गया है या नहीं, या ये सब सिर्फ दिखावाबाजी हो रही है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब ये देखना चाहिए कि भाई 9000 करोड़ रुपए का इतना बड़ा घोटाला विजय माल्या ने आखिर इतनी आसानी से अंजाम कैसे दे दिया, तो उसके लिए हमें किंगफिशर एयरलाइंस की थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। 2005 में विजय माल्या ने लॉन्च की किंगफिशर एयरलाइंस, जो कि अपनी लग्जरी फ्लाइट्स के लिए जानी जाती थी, डोमेस्टिक ट्रेवल के लिए। अब एविएशन का ये बेसिकली रूल था कि भाई आप 5 साल तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं लेकर जा सकते जब तक आपकी एयरलाइंस को 5 साल का एक्सपीरियंस ना हो जाए। लेकिन भाई ने तो किंगफिशर एयरलाइंस की जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उसकी इच्छा 2 साल के अंदर अंदर ही बना ली। क्योंकि किंगफिशर उस समय डोमेस्टिक ट्रैवल का 25% तक एयर ट्रैफिक डील कर रहा था। अब 3 साल तक रुकते तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स की मंजूरी मिलती, लेकिन इतना रुका नहीं गया। तो भाई साहब ने एयर डेकन को खरीद लिया, जिनके पास ऑलरेडी इंटरनेशनल फ्लाइट्स की मंजूरी थी। लेकिन एयर डेकन जो थी वो अपनी चीप फ्लाइट्स के लिए, सस्ती फ्लाइट्स के लिए जानी जाती थी, और जो किंगफिशर थी वो अपनी महंगी फ्लाइट्स के लिए। लेकिन गजब कहां पे हुआ, तभी किंगफिशर के पास ट्रैफिक तो बहुत था लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी। अब ऐसे में एक नई एयरलाइन खरीद ली जिसका नाम था एयर डेकन, और जिसका नाम चेंज करके रख दिया गया किंगफिशर रेड। लेकिन एयर डेकन जो था उसकी टिकट काफी सस्ती पड़ती थी, तो किंगफिशर रेड की टिकट भी काफी सस्ती रखी गई, लेकिन फैसिलिटीज उसमें जो थी वो काफी महंगी दी गई, जो कि एक नॉर्मल किंगफिशर की फ्लाइट में दी जाती थी। अब इस सबसे क्या हुआ, तो एक नॉर्मल पैसेंजर जो था वो किंगफिशर रेड में जाने लगा, क्योंकि जो फ्लाइट थी वो काफी सस्ती थी और जो फैसिलिटीज थी वो महंगी वाली की थी। और इस वजह से जो नॉर्मल किंगफिशर की फ्लाइट थी उसके पैसेंजर्स काफी कम होने लगे। अब इस सबसे बचने के लिए किंगफिशर रेड जो थी उसकी फ्लाइट्स को भी महंगा कर दिया गया, और जो कि लॉजिकल भी था। लेकिन जनता ने जो लॉजिक था वो मुंह पे देकर मारा, और किंगफिशर रेड दोनों में जाना छोड़ दिया, क्योंकि बाकी फ्लाइट्स भी जो थी वो ठीक ठाक फैसिलिटीज दे रही थी और चीप भी थी। अब इसी टाइम जो था 2008 का इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, और तेल के दाम थे वो भी अचानक से बढ़ गए, यानी कि कंगाली में आटा गीला हो गया। बेंगलोर और हैदराबाद के जो एयरपोर्ट थे उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस की फ्लाइट को लैंड करवाने से ही मना करने लगे, जब तक कि वो लैंडिंग के चार्जेस ना दे दें। एम्प्लॉयज जो थे वो किंगफिशर को छोड़ने लगे थे, क्योंकि सैलरीज नहीं मिल रही थी। और 2012 का अंत आते आते जो लाइसेंस था किंगफिशर का वही सरकार ने रद्द कर दिया। इस समय तक भाई साहब के ऊपर करीब 7000 करोड़ रुपए का बैंकों से कर्जा था, और 890 करोड़ का तो सिर्फ तेल का उधार ले रखा था। एचपी वालों ने तो इनके जहाजों में तेल भरने से ही मना कर दिया था उधारी के कारण। और अब भाई साहब ने उधार कहां से लिया था बैंकों से, तो वो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो बैंकों की लिस्ट है वो पब्लिक सेक्टर के बैंक है, जहां से इन्होंने कर्जा लिया था, यानी आपका और हमारा पैसा था। अब भाई साहब को इस संकट से निकालना था, तो क्या किया गया, तो भाई साहब के 8414 करोड़ के डेट को 6000 करोड़ कर दिया गया। कैसे, कुछ डेट को इक्विटी दिखाकर। अब ये सब कैसे किया गया, तो भाई जब ऊपर से दबाव आया ना, तो कुछ बैंक्स जो थे वो माल्या के साथ बैठ गए मीटिंग करने, और 23% स्टेक्स जो थे किंगफिशर एयरलाइन के वो खरीद लिए, और हर शेयर के जो दाम थे वो लगाए गए 64 रुपीज 28 पैसा, यानी 64 रुपये 28 पैसा। अगर कैलकुलेट करें तो ये 1400 करोड़ हो जाता है, जो 23% शेयर का दाम था, और ये अमाउंट जो था वो ओरिजिनल डेट से निकाल दिया गया। लेकिन जिस दिन ये सब हुआ उस दिन किंगफिशर के जो शेयर थे उसका प्राइस था 39 रुपये 90 पैसे। तो किसके दबाव में ये जो प्राइस था वो 64 रुपये 28 पैसे लगाया गया, ये जवाब हमें पूछना चाहिए। जबकि किंगफिशर का जो स्टॉक प्राइस था वो लाइफ टाइम में कभी भी 48 रुपये से ज्यादा गया ही नहीं था। तो किसके दबाव में एक डूबती एयरलाइन में पब्लिक सेक्टर बैंक आपके और हमारे पैसे से ये पैसा लगा रहे थे उसे बचाने के लिए, ये सवाल का जवाब कौन देगा पता नहीं। सिर्फ इसे एक तरीके से नवंबर 2011 तक माल्या जो है भारत की जनता का करीब 1200 करोड़ रुपया खा चुका था, जिसका अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो बैंक्स थे ना वो ये सब करने के लिए रिलेक्टेंट थे, तो किसका प्रेशर आया जो बैंक्स को ये सब करना पड़ा। तो भाई माल्या जी के ना खुद के लेटर्स हैं थैंक यू बोलते हुए मनमोहन सिंह को, चिदम्बरम जी को। क्यों थैंक यू बोल रहे थे, क्योंकि स्टेट बैंक के जो बॉसेस थे ना उनके साथ मीटिंग अरेंज करवाई थी और बाकी अरेंजमेंट्स करवाई गई थी, और जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उनको तल्लीन होकर पढ़िएगा। और इस सब के बावजूद भी कांग्रेस जो है मोदी के ऊपर इल्जाम लगाती रही माल्या को भगाने का, लेकिन अब वो वापस आ रहा है दुल्हन की तरह, तो उसकी मुंह दिखाई दी जाएगी नहीं कांग्रेस के द्वारा, ये तो नहीं पता। लेकिन माल्या की तरह ही
ना नीरव मोदी के ऊपर भी एक केस चल रहा है यूके की अदालत में, लेकिन जो कांग्रेस के एक नेता हैं वो उसका केस लड़ रहे हैं वहाँ पर उसे बचाने के लिए। पर आखिरी सवाल ये आ जाता है जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई जब माल्या खुद कह रहा है कि भाई पैसे ले लीजिए तो मोदी सरकार पैसे ले क्यों नहीं लेती है। तो भाई जो माल्या साहब है ना वो ये कह रहे हैं कि पहली तो बात मैं भारत आऊँगा नहीं, दूसरी बात जो PSU का पैसा है ना सिर्फ वही वापस करूँगा, बाकी पैसे का हिसाब कौन देगा, आपके फूफा जी। और दूसरी तरफ आप पैसा ट्रांसफ़र कैसे करोगे, मोदी जी आपको अपना अकाउंट नंबर दें और IFSC कोड दें, उसके बाद आप बैंक ट्रांसफ़र करोगे। देश एक प्रोसेस से चलता है, ऐसी बचकानी बातों से नहीं। अब भाई इस पूरी बात का कंक्लूजन ये निकलता है कि विजय माल्या तो शायद जल्दी भारत आ जाए, और दूसरी तरफ जाकिर नाइक की भी बोली लगा दी गई है। यानी भारत सरकार इस पूरे मैटर को, भारत के भगोड़ों को अच्छी तरीके से परस्यू करने की कोशिश कर रही है। अब इनमें से कितने वापस आएंगे कितने नहीं ये तो मैं नहीं जानता, मैं तो बहुत भोला आदमी हूँ, लेकिन आप भारत की जनता हैं, आप जानते होंगे। आप हमें कमेंट करके बताइए इस पूरे मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए इस बारे में। साथ ही साथ यदि आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमें patreon.com पर सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आई बटन में भी देख सकते हैं, या फिर पिन कमेंट के अंदर भी आप उससे देख सकते हैं। आप उस पर क्लिक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।